नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस, नए-नए जजमेंट्स पर नए-नए वीडियोस आपके समक्ष आते रहें और हमें और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो कि 24 फरवरी 2022 को आई थी। अब इस जजमेंट में देखिए, हम एक लीगल एस्पेक्ट्स को जानेंगे। उस लीगल एस्पेक्ट्स में जानने के लिए हम ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे एक एक्ट है जिसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जिसे SARFAESI सरफेसी एक्ट कहते हैं, जो कि 2002 का है, और एक सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, नटशेल में मैं आपको समझाता हूँ। इस केस में यह हुआ था कि अगर कोई सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर कमिश्नरेट है, अगर उस प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर लेता है, कन्फिस्केट कर लेता है, कब्जे में कर लेता है, और साथ ही में कोई जो दूसरा बैंक है, कोई बैंक है, वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर लेता है, तो दोनों के में कौन किसका जो राइट होगा, वो उसकी प्रधानता होगी, वो इस एक्ट में हमको इस जजमेंट में हमको देखने को मिलेगा। तो कोर्ट ने ये कहा था कि सरफेसी एक्ट जो है कि उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, उनका जो राइट्स है वो पहले गिना जाएगा, वो पहले मायने रखता है, और जो कॉन्फिस्केटेड कर लिया है अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर, तो उसके जो प्रोविजंस हैं वो अगर दोनों के बीच में क्लैश हो रहे हैं, तो सरफेसी एक्ट का जो एक्ट है उसके जो प्रोविजंस है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। मींस वो एक्ट है वो उसका एप्लीकेबल होगा अगर दोनों जो प्रोविजंस है दोनों एक दूसरे के साथ लग रहे हैं। ऐसी एक मतलब जो मतलब कोई एक्शन हुआ है, अगर उन दोनों एक्शन के ऊपर अगर दोनों एक्ट एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, तो सरफेसी एक्ट के जो प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा का इंटरेस्ट है उसको पहला देखा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था। और साथ में दूसरा एक लीगल एस्पेक्ट हमने देखेंगे कि अगर कोई जो प्रोविजन है, अगर वो ओमिट हो जाता है, नया प्रोविजन आ जाता है, नए रूल्स आ जाते हैं, तो क्या वो पिछले प्रोविजंस को के हिसाब से प्रोसीडिंग्स जो है वो अथॉरिटी कर सकती है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई इंटेंशंस नहीं क्लियर नहीं है, अगर नया प्रोविजंस आ जाता है, तो उसमें जो पिछली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, जैसा इस केस में देखने को आया था। आइए हम इसके थोड़ा सा ब्रीकी से जानेंगे। जजमेंट काफी लेंथी है, 52 पेज की जो जजमेंट है। हम इसके जो बेसिक और थोड़ा लीगल एस्पेक्ट से इस जजमेंट को, लीगल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये एक सिविल अपील थी। ये अपीलेंट थे वो एक बैंक थे जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के बैंक थे, और यूनियन ऑफ इंडिया एक जो है रिस्पोंडेंट थी, और साथ में जो सेंट्रल एक्साइज की जो कमिश्नरेट है वो भी एक रिस्पोंडेंट बनाए गए थे इस केस में। तो ये एक सिविल अपील थी जो कि मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर से आई थी। तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा है, जजमेंट जो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी जो कि बैंक के द्वारा रिट पिटीशन डाली गई थी वो डिसमिस कर दी गई थी। तो इस केस में क्या हुआ था, आगे ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि कमिश्नरेट थे जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के गाजियाबाद के, उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था जो एक कंपनी थी और जिससे रिस्पोंडेंट नंबर 4 का पद बना रखा है, उस कंपनी को एक शो कॉज नोटिस भेजा था कि उन्होंने एविजन की एक्साइज ड्यूटी को और सेंट्रल एक्साइज एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको वायलेट किया है, और ऑर्डर निकाला 25/11/1997 का। उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी डिमांड की 6,97,62,102 रुपए, इसके इतने अमाउंट की जो कहा कि एक्साइज ड्यूटी लगेगी इन पे, और उस कंपनी से मांगा, और साथ में प्लेंटी भी इम्पोज एंड इम्पोज्ड ऑफ प्लेंटी भी इम्पोज की 7,98,00,000 और 3,000 के आसपास जो थी प्लेंटी इम्पोज की। और
कहा कि अंडर जो रूल है 173 क्या हुआ है आई के अंदर मतलब इम्प्लेंट इम्पोज की, और सारी में जो उनकी कंपनी का जो लैंड थी, बिल्डिंग थी, प्लांट था और मशीनरी थी, उसको कन्फिस्केट कर लिया, मीन्स कब्जे में कर लिया, उसे टेक ओवर कर लिया। तो और जो अंडर रूल कौन सा था 173 क्या 2 सब पार्ट था उस सेंट्रल एक्साइज रूल्स के अंदर, उनको कन्फिस्केट कर लिया। सब रूल 2 था जो 173 का, वो ओमिट हो गया। देखिए यहाँ पे बताया ओमिट हो गया। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाला 25/5/2000 को और उसको ओमिट कर दिया। और फिर साथ में बताया कि सब्सिक्वेंटली एक ऑर्डर निकाला गया 25/11/1997 को, जो था कि उसे सेटिसाइड कर दिया बाय कस्टम्स एक्साइज एंड गोल्ड कंट्रोल अपीलेट ट्राइब्यूनल। जो पहले था, अब जो नहीं है, अब वो बन गया है CESTAT। जो पहले था सेंट्रल एक्साइज गोल्ड कंट्रोल अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसे अब कहा जाता है कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसे CESTAT कहा जाता है। और ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस के बेसिस पे जो पिछला जो ऑर्डर दिया गया था उसको सेटिसाइड कर दिया और फिर वापस रिमांड किया प्रोसीडिंग्स के लिए। तो फिर उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब कंपनी ने ली, और कई बैंक जो कंसोर्टियम ऑफ बैंक थे उनसे क्रेडिट फैसिलिटी ली, जो कि अपीलेट भी एक बैंक था उसमें, और जो कि लीड बैंक था। और उसने सारे मॉर्टगेज कर दिए, सारे मतलब मॉर्टगेज और हाइपोथेकेटेड कर दिए सारे मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स कंपनी के, और लोन देने के लिए लोन जब तभी दिया जब उन्होंने सारे मॉर्टगेज कर दिए प्रॉपर्टी। और फिर इसमें बताया कि एक चार्ज मतलब कंपनी ने चार्ज किया मतलब ऑन बोथ ऑफ एसेट्स, स्टॉक इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल एक्सेट्रा एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ द बैंक। बैंक को वो सारे जितने भी थे अब उनके एसेट्स थे और लैंड बिल्डिंग जो भी फिक्स एसेट्स थे वो कंपनी ने बैंक के फेवर में कर दिया लोन लेने के लिए। सब्सिक्वेंटली फिर क्या हुआ कि जो कमिश्नर थे कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के गाजियाबाद के, उन्होंने 26/3/2007 को कंफर्म्ड किया डिमांड एक्साइज ड्यूटी के लिए कि 7,98,00,000 रुपया 2226 और साथ में एंड प्लेंटी ऑफ 7,98,00,000 की प्लेंटी लगा दी। इसके लिए उन्होंने डिमांड किया। एक ऑर्डर दिया 26/3/2007 का ये ऑर्डर था। और फिर बाद में बताया कि कमिश्नर ने ऑर्डर दिया अंडर रूल 173 क्या ऑफ 1944 रूल्स, सारी जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर दी जाए, प्लांट, मशीनरी और लैंड, जितने भी मटेरियल्स थे जो कि मैन्युफैक्चर और स्टोरेज से संबंधित थे। फिर उसके बाद पहले तो 26/3/1997 का निकाला था, फिर उसके बाद 2007 का निकाला था, फिर उसके बाद एक और ऑर्डर निकाला 29/3/2007 का। उसने कहा कि डिमांड जो थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की अमाउंट बनती है 2,67,348 रुपीज और 74,24,332 रुपए उस कंपनी से मांगे। और कमिश्नर ने एक प्लेंटी भी इम्पोज की 3,41,24,680 रुपए। और फर्दर और जो आगे के रूल्स थे और फिर के जो भी प्लेंटी इम्पोज की थी वो 173 Q2 के अंदर की गई थी। और इसे कहा कि जितना भी लैंड है और प्लांट, मशीनरी और मटेरियल कन्वेंस एक्सेट्रा वो जो भी कनेक्शन है मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और स्टोरेज और डिस्पोजल गुड्स से। फिर आगे देखिए कि जो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया क्लियरिंग अमाउंट को, बैंक से भी जो पैसा लिया हुआ था उसको भी डिफॉल्ट कर दिया, और जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे उसको भी नहीं दे पाए। तो अपीलेंट बैंक ने 2/8/2007 को 2 अगस्त 2007 को नोटिस भेजा उस कंपनी को अंडर सेक्शन 13(2) और सरफेसी एक्ट, और नोटिस इशू हुआ कंपनी को और सेक्शन 13(4) और सरफेसी एक्ट के अंदर। तो आगे देखिए जो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने इन्फॉर्म किया बैंक को कि 27/7/11/2007 को कि जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी कन्फिस्केट की जा चुकी है वहां के कमिश्नरेट ने, और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 173 Q2 ऑफ रूल्स के अंदर
और जो इसके ऊपर जो अपील है वो ऑलरेडी पेंडिंग है और मैटर जो है सब जुडाइस है। और बैंक ने रिप्लाई किया कि डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन थी वो मॉर्टगेज हो चुकी थी बैंक के साथ, और जो कंपनी जिससे कॉन्फिस्केट की गई है वो उसे सेटिस्फाई करना होगा कि फॉर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डेब्ट्स। तो आगे देखिए अपीलेंट बैंक ने फिर क्या कहा कि सिंबॉलिक पोजीशन थी, प्रॉपर्टीज का ले लिया 28 दिसंबर 2007 को। आगे देखते हैं फिर अपीलेंट बैंक ने को इन्फॉर्म किया असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ने और बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज थी कंपनी को उसे बिना डील नहीं करना चाहिए, बिना उनकी कंसेंट लिए बिना। और फिर इसके बाद देखिए इंटेंशन थी कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की कि ऑल जितने भी मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज थी कंपनी की वो कन्फिस्केट कर ली गई हैं, जो भी ऑर्डर दिया था कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज गाजियाबाद ने। और पोजेशन जो है वो जो बैंक है उसकी पोजेशन नहीं ले सकता है। तो देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में आ गई, बैंक और कमिश्नर के बीच में यही कंट्रोवर्सी आ गई। आगे देखिए आगे बताया कि उस ऑर्डर्स को जो कन्फिस्केटेड ऑर्डर थे 26/3/2007 का और 29/3/2007 का उसको उसको चैलेंज किया। बैंक ने रिट पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कि डिसमिस हो गई। आगे बढ़ते हैं फिर आगे ये सारे उसकी ऑर्डर्स था। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अपील फाइल की, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। अब देखिए कंटेंशन के ऊपर हम जाते हैं, उसमें ये दो इश्यूज उठाए थे कि 173(2) था जो सेंट्रल एक्साइज का जो जिसमें कहा गया था कि लैंड बिल्डिंग और जो भी एसेट्स थे जो कि स्टैट्यूट बुक में है ही नहीं, उसके बाद ऑलरेडी ओमिट हो चुका है, तो क्या उसका जो कमिश्नर के पास जो पावर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के पास पावर है इस रूल 173(2) के अंदर, क्योंकि जो रूल है वो तो ऑलरेडी ओमिटेड हो चुका है। और दूसरा ये इशू उठाया कि अगर कोई एब्सेंस होता है मतलब जो प्रोविजंस में कि जो फर्स्ट चार्ज जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूज को दिया गया, मतलब इन रिलेशन टू सेंट्रल एक्साइज ड्यू टू सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, और ड्यूज ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट वुड हैव द प्रायोरिटी ओवर द ड्यूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और नॉट। तो देखिए यही है कि अगर दोनों के बीच में प्रॉब्लम कंट्रोवर्सी आ रही है तो जिसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिन्होंने बैंक जो कि एक सिक्योर्ड क्रेडिटर में आता है उसके जो राइट्स हैं वो पहले ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर अथॉरिटी के राइट्स को जिन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया। तो इस इश्यूज को दोनों का डिसाइड किया गया। हम आगे बढ़ते हैं, काफी यह लंबी लेंथी जजमेंट है और इसमें दोनों ने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी और अपनी जजमेंट्स दिखाई। अब हम कोर्ट के जो फाइनल ओपिनियन है उसमें हम चलते हैं। कोर्ट ने सारे जो प्रोविजंस है वो डिस्कस किए। सेक्शन 38 जो सरफेसी एक्ट है वो क्या कहता है, और सेंट्रल एक्साइज एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 11 क्या कहता है, रिकवरी ऑफ सम ऑफ द ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसके बारे में जो प्रोविजंस है उसके ऊपर डिस्कस किया, और सेक्शन 30A को भी डिस्कस किया, और फिर सेक्शन रूल 133 जो सेंट्रल एक्साइज रूल्स है उसको डिस्कस किया। और फिर आगे बढ़ते हैं और रूल 28 जो था वो आ गया, क्योंकि 2001 में ये रूल 28 है वो इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम और सेंट्रल एक्साइज एक्ट 2017 में भी आया। फिर सरफेसी एक्ट के जो प्रोविजंस थे सेक्शन 2Z और 2ZF के बारे में डिस्कस किया, जो प्रोविजंस है सरफेसी एक्ट पे। और सेक्शन 13 जो है, अगर आप सरफेसी एक्ट के ऊपर जजमेंट भी बना रखी है उसमें आप देखेंगे तो ये चीज निकल के आएगी। सेक्शन 13 के होता है इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और फिर सेक्शन 35 बताया कि ये देखिए ये सरफेसी एक्ट के यही बता रहा है कि जो इस एक्ट के जो सारे प्रोविजंस है उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे अदर लॉज के ऊपर। तो मींस यहीं से सारा सेटिस्फैक्टरी क्लियर आ रहा है। एक तो कह रहा है कि सेंट्रल एक्साइज, एक तो कह रहे हैं कि सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी ने कॉन्फिस्केट कर लिया और साथ में सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक ने मॉर्टगेज कर दिया। तो अब यहाँ पे सरफेसी एक्ट के साथ साथ क्लियर करता है कि जो इस प्रोविजंस के एक्ट हैं वो इस बाकी सारे लॉज के ऊपर
ओवरराइडिंग मींस जो भी पहले क्लैश हो रहा होगा तो इस एक्ट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ये एक्ट प्रिवेल करेगा दूसरे एक्ट्स के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ कंटेंशन ये निकाली कोर्ट, माननीय कोर्ट ने कहा कि सबमिशन थी रिस्पोंडेंट की वो मेंटेनेबल नहीं है, और क्योंकि ऑलरेडी जो लॉ है सेक्शन 173 के आउट 2 और जो था 1944 का वो ऑलरेडी ओमिट किया जा चुका है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 25/5/2000 को, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को, जो कि कमिश्नर ऑफ एक्साइज थे अंडर सेक्शन 38C एंड TAE ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। तो ये कंटेंशन जो थी उनकी रिजेक्ट कर दी माननीय कोर्ट ने, कहा कि हमें इस कंटेंशन पे कोई मेरिट नहीं लगता है, क्योंकि जो लॉ जो अगर कंटेंशन ये उठाई थी कि अगर रूल ओमिट हो गया है तो उसके बाद भी कमिश्नर के पास पावर है सेक्शन 38C और सेक्शन 38C ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो ग्राउंड है, ये जो कंटेंशन रेज की गई है, ये इस पे कोई मेरिट नहीं है। तो कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी उसको डिस्कस किया, जो कि कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 SCC 536 का एक साइटेशन नंबर है। इसमें इसके कंटेंट्स जो है उन्होंने रिप्रोड्यूस किए अपने जजमेंट में। उन्होंने कहा इस जजमेंट में ये निकल के आया था कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है स्टैच्यू में वो ओमिट कर दिया गया है और इसके बजाय एक नया प्रोविजन आ गया है और सेम कंटिजेंसी आ चुकी है, और विदाउट सेविंग द क्लॉज ऑन द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इट कैन रीजनेबली इन्फर्ड मींस कोई निकाला जा सकता है इसमें एक निष्क्रिय कि जो इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की, जो कानून बनाने की जो इंटेंशन थी कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू नहीं की जाएंगी। अगर कोई फ्रेश प्रोसीडिंग्स है सेम पर्पस के लिए, एक और जो लॉ है वो इनिशिएट मतलब जो रूल है वो इनिशिएट हो चुका है अंडर द न्यू प्रोविजंस के लिए। तो देखिए यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट पर रिलाई किया, इसलिए रिस्पोंडेंट की जो कंटेंशन थी उसको खारिज कर दिया। और फिर यहाँ पर ये देखिए कोटक महिंद्रा में भी ये बताया कि लेजिस्लेचर की इंटेंशंस थी कन्फिस्केट करना गुड्स के लिए, और लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो थी वो उसका कोई इंटेंशन नहीं थी इसमें। और फिर हाई कोर्ट ने उस केस में ऑब्जर्व किया और जो पॉइंट्स हैं उन्होंने कहा कि इस केस में कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो कि कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और इनकम कस्टम्स वडोदरा की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है टू कन्फिस्केट लैंड अंडर सेक्शन 173 Q2 ऑफ द सेड रूल हैविंग ओमिटेड, और जिसके बदले में एक नया सब्स्टिट्यूट रूल आ गया है 28 बाय द ऑर्डर डेटेड 25 फरवरी 2006 को जो पास हुआ। तो अब ये कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर था वो उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी इन दी एंड नलिटी था, नलिफाई किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, और द अथॉरिटीज अपना जो है उसके बेसिस पे एडवांटेज नहीं ले सकती है जो कि एक नया ऑर्डर जो दिया है उस केस में, पिछले केस में। तो ये अब इस केस पे आए, उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग्स जो थी इनिशिएट की है अंडर सेक्शन 173 Q2, जो कि कानून जो रूल था वो ऑलरेडी रिपील्ड हो गया था, गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया था, और रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी सबमिशंस दे दिया है कि सेक्शन 38C एंड 38C ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। तो ऐसे में अगर की लॉ जो है वो ऑलरेडी ओमिट हो चुका है, तो रिस्पोंडेंट के जो कंटेंशन थी कि सेक्शन 38 से और 38E के अंदर, और अगर उस सारे सेक्शंस को जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 6 के साथ पढ़े तो ऐसे में जो कंटेंशन लगाई गई है वो मिसप्लेस्ड है, मींस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो रूल है वो स्टैट्यूटरी बुक से जा चुका है ऑलरेडी, लैक स्टैट्यूटरी है, बैकिंग है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इसमें। तो इसमें वही कोल्हापुर केन शुगर और यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट पर रिलाई किया, और उसने कहा कि सेंट्रल एक्ट जो रेगुलेशन है अगर वो जनरल क्लॉज एक्ट के बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट के बाद रिपील हो जाता है एनी एनएक्टमेंट, तभी वहां सेक्शन 6 जो है वो जनरल क्लॉज का एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि रिस्पोंडेंट ने कोई रिस्पोंडेंट को जो है इस तरह की प्रोटेक्शन एंजॉय करने का कोई राइट नहीं बनता है कि सेक्शन 38C के अंदर
कि और 38E तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर लेजिस्लेचर की डिफरेंट इंटेंशन हो। और इस केस में लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया, इंटेंशन क्लियर कर दी थी और कहा कि इस पे कोई रिस्टोर और रिवाइव जो नहीं कर दिया जा सकता और कॉन्फिस्केशन जो है लैंड बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगी। तो सिर्फ जो ओमिशन थी, जो प्रोविजंस थे 173(2) का, जो कि ओमिट कर दिया गया था 12 मार्च 2000 को। और बाद में एक इनके जो नए भी रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 का और सेंट्रल एक्साइज रूल 2017 का। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे ये बताया कि जो ओमिशन थी, अब लास्टली उन्होंने यही कंक्लूजन है कि 173 Q2 और 1944 जो सेंट्रल एक्साइज रूल्स है और उसके बाद दूसरे रूल्स आगे, मतलब जो सुपरसीजन हो गई उन रूल्स की, रूल नंबर 211 की जो कि 2001 में थी, और फिर उसके बाद नया सब्स्टिट्यूट आ गया रूल 28 ऑफ द रूल 2001 एंड 28 ऑफ द रूल 2002 एंड रूल 28 ऑफ द रूल 2017। ये कोई रूल नहीं कहता है कि कॉन्फिस्केटेड कर ली जाए किसी भी, मतलब जो डिफॉल्टर की लैंड, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग को कॉन्फिस्केट कर ली जाए, क्योंकि रूल 28 सिर्फ ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि गुड्स को जो है वो सिर्फ वो कॉन्फिस्केट कर सके। तो ये सारा सब पॉइंट यहाँ पर ही उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि जो रूल जो हट चुका है सेक्शन 28(2) का, 173(8) सब पार्ट 2 का, उसके बाद जो रूल 2011 की सुपरसीड कर गया। रूल 28 जो साफ साफ कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ गुड्स को कॉन्फिस्केट करेगी। और फिर लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है वो जजमेंट थी कोटक महिंद्रा की, जो कि पहले डिस्कस की जा चुकी है। और साथ ही यही कहा कि जो ऑर्डर्स दिए गए थे 26/3/2007 और 29/3/2007 का, जो कि कमिश्नर ने सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स ने दिया था, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन उस केस में नहीं बनती है। तो यही कंक्लूजन निकल के आया और कहा कि हाई कोर्ट ने भी मिस इंटरप्रेटेड कर दिया इस स्टेट को, मतलब और इस इशू को, कि क्वेश्चन ऑफ जो फर्स्ट चेंज और सेकंड चार्ज ओवर द प्रॉपर्टीज है वो ऐसे केस में नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी जजमेंट्स को भी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं हम इस पे। हाँ, फिर देखिए असरफेसी एक्ट के ऊपर बताया क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट्स काउंसिल और अपीलेंट के सुने, उसमें कहा कि सेकंड इशू में जो है अपीलेंट के जो पॉइंट है उसमें मेरिट रखते हैं। सेक्शन 11E जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, जो कि इंसर्ट किया गया था 8 अप्रैल 2011 को, और इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि फर्स्ट चार्ज जो होगा वो प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी के ऊपर किया जाएगा और एनी अदर पर्सन अंडर दिस एक्ट। तो अगर ऐसे केस में जब लैंड, बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी है उसे ऑलरेडी मॉर्टगेज कर चुका है बैंक, और 2S जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम पे ऑलरेडी जा चुकी है, तो ऐसे केस में जो प्रोविजंस कंटेन्ड है सेक्शन 2C एंड सेक्शन 2ZF ऑफ द सरफेसी एक्ट, रीड विद द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उसका फर्स्ट राइट बनता है, जो कि फर्स्ट चार्ज बनता है ऑन द सिक्योर्ड एसेट्स के ऊपर। और सेक्शन 35 जो सरफेसी एक्ट है वो साफ साफ कहता है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस होंगे वो ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे अदर लॉ के ऊपर। तो इवन सेक्शन 11 सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 इनेक्ट किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन द सरफेसी एक्ट 2002। तो कंक्लूजन यही निकल के आया कि सरफेसी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे अगर दोनों के बीच में क्लैश होता है सेक्शन 11E ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट के साथ। तो इस केस में यही पूरा ऐसे डिस्कस किया उन्होंने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें बताया कि अपीलेंट जो बैंक है उसका पहला प्रायोरिटी बनती है जो अगर ड्यूज सेंट्रल एक्साइज के नहीं क्लियर हुए हैं तो, और अगर इंसर्ट भी होने के बाद भी सेक्शन 11 सेंट्रल एक्साइज इंसर्ट होने के बाद भी जो प्रोविजंस है सरफेसी एक्ट के उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे
सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, तो इसको डिस्कस करते हुए अपील को अलाउ कर दिया और कस्टम्स एक्साइज के जो कमिश्नर थे उनके ऑर्डर को, जो ऑर्डर दिया था 26/3/2007 का, फिर 29/3/2007 का कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एक्साइज एंड गाजियाबाद, एक्साइज एंड सेंट्रल एक्साइज एक्ट गाजियाबाद का, उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। तो यहाँ पर यही कंक्लूजन निकल के आया है कि सरफेसी एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो पहले एप्लीकेबल होंगे, वो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। दूसरा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो राइट है वो पहले एप्लीकेबल होगा, और दूसरा कि लॉ अगर ओमिट हो जाता है, रूल ओमिट हो जाता है और उसके बदले कोई दूसरा एक्ट आ जाता है, तो अगर इंटेंशंस क्लियर है तो फिर पुराने एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू नहीं की जाएंगी। और इस केस में जो था कि नया जो रूल आ गया था उसमें सिर्फ गुड्स से रिलेटेड चीजें लिखी थी और प्लांट, मशीनरी, लैंड से संबंधित कोई ऐसी बात जो थी रूल 28 जो है सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944 के अंदर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो इसमें जो अपीलेंट बैंक की थी, जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया और कमिश्नरेट और सेंट्रल एक्साइज के जो ऑर्डर्स थे उसको क्वैश कर दिया और हायर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये जानकारी वाला वीडियो था, और अगर आपको पसंद आया है तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नई नई जजमेंट्स के पर आधारित नए नए वीडियोस हम समक्ष लेते आए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।